जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, प्लस डच कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए और ब्रिटिश कैसे आए। आज के इस सेशन के अंदर में मैं शुरुआत कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से हमारा मुगल काल का पतन शुरू होता है और नए राज्यों का उदय होता है। और नए राज्यों के उदय के साथ साथ जब नए नियम बनते हैं और नए नियम बनने के बाद अंग्रेजों का आना, और अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार करना, फिर व्यापार करने के बाद उन्हीं के द्वारा शासन के लिए नियम बनाया जाना, फिर कंपनी ने शासन करना शुरू किया, फिर विद्रोह होना शुरू हुआ, फिर क्राउन ने शासन करना शुरू किया, क्राउन के बाद फिर आंदोलन हुआ, फिर गांधीवादी हुआ। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम भारत के उस इतिहास की बात कर रहे हैं जहाँ से हमारा मॉडर्न इतिहास यानी आधुनिक काल का जो इतिहास है वो शुरू होता है। आज मैं यूरोपियन के आगमन की बात करूंगा, जो सबसे पहला हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। और यहाँ से हमारा मुगल का पतन भी शुरू होगा और यहाँ से हमारा अंग्रेजों का आना भी शुरू होगा। तो चलिए फिर समय को ना गवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आपने जो पिछले वाले वीडियो देखा होगा उसी हिसाब से इसको हम लोग पैटर्न में आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सेशन पसंद आ रहा होगा। आप दिन में 2-3 लेक्चर कंप्लीट करके और इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए एग्जाम के पहले। गौर करिएगा हमारी बातों पर। आधुनिक भारत इतिहास के प्रारंभ की अगर मैं बात करूंगा तो हमारा सबसे पहला आएगा यूरोपियन कंपनियों का आगमन था, मुगल सत्ता का पतन और नए राज्यों का उदय। नए राज्य का उदय मतलब जब मुगल का पतन हुआ तो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली के जो शासक थे वो उनका राज्य छूटने लगा, और जब राज्य छूटने लगा तो नए राज्य बनने लगे और वो अपना अपना बनने लगे। आगमन से पूर्व की स्थिति की अगर मैं बात करूं, यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से था, यानी कि उसके पहले भी था। लेकिन लोगों को लगता है कि 1898 में ही भारत की समुद्री मार्ग की खोज हुई और वहीं से शुरुआत हुआ, लेकिन पूरी बात ये नहीं है। यह व्यापार 2 माध्यमों से होता था उसके पहले भी, जिसमें पहला स्थलीय मार्ग जो था वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग अरब में होता था, और जलीय मार्ग अफ्रीका के नीचे से होता था, यानी कि लाल सागर, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर उस समय जो है व्यापारिक केंद्र था। उस वक्त भी हमारे यहाँ व्यापार हुआ करता था। और जो है तो यहाँ पर 2 व्यापारी के माध्यमों से होता था, और एक था जलीय मार्ग जो अफ्रीका के निचले हिस्से से रास्ता लाल सागर की, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर उस समय जो है वहाँ का व्यापारिक केंद्र था उस समय का। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक ऐसा घटना हुआ जो कि इस पूरे ट्रेड के सिस्टम को बदल दिया, और उसके बाद हमें फिर एक नए ट्रेड की ज़रूरत पड़ी, यानी कि नए रास्तों की ज़रूरत पड़ी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इस मार्ग पर जो है तुर्की और इटली का अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि तुर्की और इटली का प्रभाव होने के बाद 1453 में कुस्तुनिया पर जो है तुर्की ने अधिकार कर लिया। अब जैसे कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद भारत से यूरोप का व्यापारिक जो है वो अवरुद्ध हो गया, और उसके बाद समुद्री मार्ग का खोज करना अनिवार्य हो गया। जब कस्तूनिया पर जो है वो तुर्की का अधिकार हुआ तो वहाँ पर रास्ते जो है वो ब्लॉक कर लिए गए, और जब रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया तो फिर वहाँ से व्यापार करना कठिन हो गया। और उसके बाद जो है पहली बार हमारे भारत की जो खोज करने 53 यानी कि 1453 में जब कुस्तुनिया का पतन हो गया तो भारतीय वस्तुओं की यूरोप में जो है वो अत्यधिक मांग होने लगी। भारत की वस्तुओं का उपयोग जो है वो लोगों का आदत बन चुका था, तो वहाँ पर मांग जो है वो अत्यधिक होने लगी, और विशेषकर मसाले। क्यों वास्को डिगामा हमारे भारत आया, पहले ये जानना है। हम लोग वन लाइनर में रट लेते हैं कि वास्को डिगामा हमारे समुद्री मार्ग का खोज किया था, लेकिन वो आया ही क्यों यहाँ पर, उसको ज़रूरत ही क्यों पड़ी यहाँ आने की, तो बात यही थी। नए आविष्कार जैसे कि दिक्सूचक जो कंपास है या कुतुब नुमा की सहायता से जो है वहाँ से हम लोग पहुँचने का प्रयास किया, यानी कि खोजना ज़रूरत हो गया, और ज़रूरत ही है ना, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है बोला जाता है ना। तो जब भारत में समुद्री मार्ग को खोजना पड़ रहा था भारत के लिए, तो वहाँ पर कंपास का जो है वो शुरुआत हुई, और वहाँ से पुनर्जागरण के बाद आर्थिक विकास की जो है प्रतिस्पर्धा रही है। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करोगे तो भारत की खोज की प्रक्रिया क्या रही भाई साहब। तो भारत की खोज की प्रक्रिया क्या रही, तो ये एक पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी ने नए भौगोलिक रूप में रुचि ली, और उन्हें द हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। मतलब जो प्रिंस के शासक, जो पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी थे, वो नए भौगोलिक की खोज करना शुरू किया, और उसी को उन्हें को इनाम दिया गया हेनरी द नेविगेटर। तो अगर आप कोई पूछ ले कि भाई हेनरी द नेविगेटर कौन है, तो वो हमारे प्रिंस हेनरी यानी कि पुर्तगाल के शासक रहे हैं। जॉन सेकंड के शासनकाल के दौरान जो है बार्थोलोमिया डियाज, ये इनका नाम जो है वो कई बार पूछा जाता है। बार्थोलोमिया डियाज जो है वो भारत की खोज करने के लिए 1487 में, देखिए 1453 में उनका पतन हुआ, और 1487 में जो है वो बार्थोलोमिया डियाज जो है भारत की खोज करने के लिए निकल चुका है। लेकिन हुआ ये कि बेचारा वो सही जगह ना पहुंच के वो गलत जगह पहुंच गया।
मतलब कि वो पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर जहां पर पहुंचा उसी को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, और वहां पर जो है वो इंडिया था ही नहीं। यानी आप वो गलत जगह पहुंच गया, वो दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर पर पहुंच गया इंडिया को खोजते खोजते, लेकिन उसको भारत नहीं मिला, वो अफ्रीका चला गया। और वहां पर जो है उसी को नाम दिया गया आशा अंतरिप या तूफानी अंतरिप अगर कहा जाए तो यहीं पर है। लेकिन केप ऑफ गुड होप जो है वो बार्थोलोमिया डियाज जो कि भारत की खोज करने के लिए निकला था 1487 के अंदर, वहां वो भारत की खोज नहीं कर पाया क्योंकि वो भारत की जगह पहुंचा ही नहीं, वो फिर कहीं अलग जगह पहुंच गया। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है, पुर्तगाली राजा मैनुअल फर्स्ट के समय वास्को डिगामा, अब हमारे भाई साहब यहाँ पर निकल रहे हैं भारत की खोज में, और 1497 में इन्होंने शुरुआत करी सफ़र को, और ये भारत को खोजने में सफल रहा। लेकिन एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, और यहीं से हमारे इतिहास का जो है एक नया मोड़ शुरू हो गया। क्योंकि अगर ये घटना ना घटी होती तो शायद आज का कुछ अलग मैटर होता, क्योंकि पुर्तगाली हमारे टच में नहीं आते और पुर्तगाली को हमारा मसाला का व्यापार उतना गुना प्रॉफिट नहीं देता, और शायद हमारा कुछ अलग बात होता। लेकिन यहीं से शुरुआत हुआ हमारे इतिहास का एक नया मोड़ जब कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा। तो अब वहाँ के राजा जो थे वो जमोरिन थे, और उनके पास पहुंचा और राजा साहब ने उनको उसकी खूब स्वागत करी कि भाई आओ, अतिथि देवो भव वाले हमारे भारत के लोग हैं। वहाँ पर उनको सम्मान किया, खूब बढ़िया से रखा, और जब लौटते समय उनको भर के एक नाव मसाला भर के दे दिया, कहा कि ले जाओ, हमारे यहाँ से मसाला हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब यहीं से जो है नुकसान शुरू हुआ, क्योंकि जब वो मसाला जाके बेचा तो 60 गुना प्रॉफिट किया, और जब 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है किसी को भी लालच लग जाएगा कि मैं अब जाके इसे ट्रेड ही कर लेता हूँ, व्यापार ही कर लेता हूँ। फिर वहाँ से व्यापार शुरू हुआ, शुरुआत हमारा यहीं से हुआ। उसने भारत के लिए केप ऑफ गुड होप मार्ग का अनुसरण किया था। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो 13 जहाज़ों के साथ भारत आया, और वास्को डिगामा पुनः 1502 में भारत आया, और यहीं पर जो है वास्को डिगामा की जो है अगर मृत्यु देखेंगे तो भारत में ही हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा और सुनेंगे पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना जो है वो कैसे हुई है, थोड़ा एक बार यहाँ पर आपको ध्यान दिला दें। पुर्तगालियों ने शुरुआती में जो है वो व्यापारी फैक्ट्रियां निम्नलिखित स्थान पर की, जिसमें सबसे पहले की अगर बात करोगे तो कोचिंग आएगा 1503 में, और 1503 में जो है वो पहली फैक्ट्री बैठी। कन्नौज की बात करोगे तो 1505 में, जिसमें से दूसरी फैक्ट्री बैठी, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचिन में स्थापित तथा 1505 में कन्नूर में स्थापित की। अब यहाँ पर अगर बात करोगे तो आने का आगमन हुआ कब से, तो 1498 में पुर्तगाली है, 1502 में वास्को डिगामा दोबारा आए, और 1503 में जो है इनका पहली फैक्ट्री बैठी, और वहीं बैठी जहाँ पर वो पहले पहुंचे थे, यानी कि कोचिन के अंदर में। अब यहाँ पर जो है 1505 में जो है वो कन्नूर में स्थापित की, और वास्को डिगामा जो है वो तीसरी बार 1524 में आया। पहली बार 1498, दूसरी बार कब आया, तो दूसरी बार आया हमारा 1502, और तीसरी बार कब आया तो 1524, और वो उस वक्त जो है पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया, और दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु जो है वो भारत में ही हो गई, और उसे कोचिन में ही दफना दिया गया। तो उसका जो है यहाँ पर ही ये पतन हो गया, यहीं पर आया, और वास्को डिगामा की मृत्यु यहीं पर हो गई। और जिस वक्त 1524 में आया था वो गवर्नर बनकर आया था भारत, वहाँ पर ट्रेड का एक बहुत बड़ा मकसद लेकर के आया था तीसरी बार, और तीसरी बार जो है इसकी मृत्यु हो गई। तो पहली बार 1498 में आया, 1497 में इसने अपने पुर्तगाल से जो है वो सफ़र निकला था खोजने के लिए, 1498 में भारत पहुंचा, और यहाँ से जमोरिन जो भाई साहब जो है राजा साहब जो यहाँ के थे, उन्होंने नाव भर के मसाले दिए, और वहाँ जाके बेचने के बाद 60 गुना का उसको प्रॉफिट हुआ, और उसी लालच में जो है ये सारा कुछ कहानी शुरू हो गया। फिर वहाँ के राजा जो हैं वो बार बार भेजने लगे, बार बार चीज़ें शुरू हो गई। फिर बाद में सोचा कि क्यों ना एक फैक्ट्री में बैठा दें, और यहाँ के लोगों को लालच दिया कि भाई आपके जो देश में अगर फैक्ट्री में बैठाऊंगा तो आपको जो है वो टैक्स मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे बोल करके यहाँ के लोगों को यही सब बैठा दिया गया। बाद में जो हुआ वो आप अभी पढ़ेंगे ही, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पर देखिए कुछ स्थापना है, जैसे मैंने एक जगह जो है वो कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया है, और हालांकि स्थापना के समय की अगर बात करोगे तो ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर कंपनी है, स्थापना वर्ष है, दिल्ली का शासक है, भारत का आगमन का वर्ष है, और दिल्ली का यहाँ पर शासक है। मतलब कि यहाँ स्थापना के समय में और आगमन के समय में थोड़ा सा परिवर्तन है कि पुर्तगाली कब आए, ब्रिटिश कब आए, फ्रांसीसी कब आए, डेनिश कब आए, डच कब आए, ये बात है। उस वक्त के शासक दिल्ली का कौन था, क्योंकि हर समय कोई ना कोई दिल्ली का शासक रहा है। दिल्ली का शासक होने के बावजूद भी किसने कौन सी कंपनियों का स्थापना करा, ये भी बात समझे। तो स्थापना के समय की अगर बात करोगे तो यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, और आगमन के समय की बात करोगे तो यहाँ पर दिया होगा। ध्यान से देखना, आपको मैं बताता हूँ।
जैसे स्थापना पुर्तगाली जो है वो 1498 में किए और आए भी उसी साल। ब्रिटिश में ये बात नहीं हुई थी। ब्रिटिश में पहले ही 1400 में ही 1600 में ही जो है वो ब्रिटिश स्थापना कर लिया कंपनियों का, कंप्लीटली रूप से आया 1608 के अंदर में। जब वहाँ पर कम्प्लीटली लोग जब आए, भारत में आगमन जब हुआ, तो जब स्थापना हुआ उस वक्त अकबर था, और जब वो लोग आगमन हुआ उन लोग का जहांगीर था। डच जो है वो 1602 में उनकी कंपनी की स्थापना हुई और 1605 में जो है भारत में आए। और फ्रांसीसी जो है वो 1616 में इसकी स्थापना हुई। उस वक्त के दिल्ली के शासक जो थे वो जहांगीर थे, और 1620 में उनका आगमन हुआ, उस वक्त भी जहांगीर ही थे। फ्रांसीसी 1664 में आए और उस वक्त में औरंगजेब थे, और यहाँ से इसके बीच में इन लोगों का आगमन हुआ 67 के बीच में। अब यहाँ पर औरंगजेब ही थे उस वक्त के शासक। अब कहोगे कि इसका बताने का मतलब क्या है, तो इसका बताने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो आगमन में और जो है आपको थोड़ा सा दिल्ली में स्थापना में अंतर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पहले कौन आया तो पुर्तगाली आया, पहले स्थापना कौन करा तो पुर्तगाली गया, नो डाउट ये प्रॉब्लम यहाँ पर आई नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, डच की अगर बात करोगे, ब्रिटिश की बात करोगे, तो ब्रिटिश स्थापना पहले कर लिए हैं, आए बाद में है। डच के साथ उल्टा हुआ है। डच जो है वो 1602 में इन्होंने स्थापना करा है और 1605 में आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये इनके बाद की स्थापना हुई है। ब्रिटिश के बाद डच ने स्थापना करा है, लेकिन ब्रिटिश के पहले ही आ चुके हैं। यही बात ध्यान देना था, इसलिए ये बात यहाँ पर हमने कवर कराया कि स्थापना क्या, अगर आगमन की बात करोगे तो आगमन की बात करोगे तो डच पहले आए हैं, स्थापना की बात करोगे तो ब्रिटिश पहले आए हैं। बाकी आप अपना देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझे नहीं समझे वो आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना। यूरोपीय कंपनियों का प्रथम फैक्ट्री जो है कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पुर्तगाली हो गया 1503 में, और कोचिंग केरल में इसकी स्थापना हुई। नीदरलैंड की बात करोगे तो 1605 में जो है वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के यहाँ पर पड़ेगा। अंग्रेजी कंपनियों की बात करोगे तो 1608 में इसकी स्थापना हुई थी, और वो सूरत में, जो कि वहाँ पर गुजरात में था, गुजरात अभी भी है, बट मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में उस वक्त था, ध्यान रखना है। और कोचिंग की बात करोगे तो कोचिंग जो था वो आज के केरल के अंतर्गत आता है। डेनिस 1620 में अपना स्थापना किया, और ट्रांकेबर जो तमिलनाडु के अंदर में आता है, और फ्रांसीसी 1668 में जो है वो सूरत में, सब तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर देख लो यूरोप द्वारा कुछ प्रमुख खोज जो है वो क्या क्या किए गए हैं, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि कई बार जो है हमारा एग्जाम में पूछ लेता है। तो 1492 में बात करोगे तो अमेरिका में जो है वो उसकी खोज हुई थी, और वो कोलंबस स्पेन के द्वारा। खोजकर्ता कौन था, तो कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। 1498 में भारत खोज किया, भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई, वास्को डी गामा ने खोज करा, और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाला था। 1642 के अंदर में जो न्यूजीलैंड है उसकी खोज हुई, और तस्मान जो हॉलैंड के रहने वाले थे, और 1717 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, जिसमें कौन थे, कैप्टन जेम्स कुक, और वो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब पुर्तगालियों की स्थिति का कमज़ोर होना जो है वो एक इत्तेफाक नहीं था, और उसका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो समय रेखा है, और उस समय रेखा के ऊपर मैं अभी आपके सामने बात करने आया हूँ। अब हमें देखना है कि पुर्तगालियों का जो है वो पतन कैसे हो गया। अब पुर्तगालियों का पतन होगा तो किसी नए राज्यों का उदय होगा, किसी नए शासन का उदय होगा, क्योंकि अब हमारे पास भारत में जो है 1498 में आए और 1502 में कंपनियों का स्थापना कर लिया, और स्थापना करने के बाद धीरे धीरे जो है वो व्यापार जो है यहाँ पर शुरू कर लिए, और व्यापार जब शुरू कर लिए तो अब इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमारे इंडियन में आ चुका है। अब अगर किसी को इनको दबाना है, कोई दबा रहा है तो कोई उठेगा, जाहिर सी बात है। और वहीं आपको समय रेखा के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे उस वक्त, क्योंकि हमारे भारत में जो है अभी मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी कि कौन कब आया था, और उस हिसाब से अगर बात करोगे तो 1538 में जो है अदन की खाड़ी पर तुर्की का नियंत्रण हो गया, और जैसे तुरंत तुर्की का नियंत्रण हुआ, पुर्तगाली का जो है थोड़ा सा कमजोर स्थिति पैदा शुरू हो गई। यहीं से शुरू हुआ कि पुर्तगालियों का अब शुरुआती कमजोर होना यहाँ से शुरू हो चुका है। 1496 से 98 में दक्षिण पूर्व एशिया में डचों का प्रवेश हो गया। अब जैसा डचों का प्रवेश हुआ तो फिर व्यापारी को चुनौती मिल गई, भाई पुर्तगालियों को व्यापार करने में बढ़िया चुनौती मिल गई, क्योंकि अब कंपटीटर खड़ा हो गया। अब यहाँ से एक युद्ध हो गया 1612 में जो है, जब सवाली का युद्ध हुआ। अब सवाली का युद्ध जो है क्योंकि उस वक्त अब अंग्रेज आ चुके हैं, तो अब जब अंग्रेज आ चुके हैं तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। 1600 में अंग्रेज आ गए ना भाई, 1608 में पूर्ण रूप से आ गए, 1600 में तो कंपनी की स्थापना हो गई। अब जब ये 1612 में एक युद्ध हुआ, सवाली का युद्ध, और इसमें जो है वो अंग्रेजों ने हरा दिया, किसको, पुर्तगालियों को हरा दिया। जैसे पुर्तगाली नौसेना के क्या हो गई, जो सर्वश्रेष्ठ जो रहते थे भारत के अंदर,
कि भाई पुर्तगालियों की सेना सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग है, बहुत खतरनाक वो लोग हैं। तो धीरे धीरे वो श्रेष्ठता जो है इनकी समाप्त हो गई। और जब इंसानों के अंदर से अगर डर खत्म हो जाए तो फिर देखिएगा एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। अब उनको लगा कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो जब इनका श्रेष्ठता खत्म हो गई तो धीरे धीरे इनका पतन जो है वो शुरू हो गया। 1628 में फारस की खाड़ी पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया फारस की खाड़ी पर। शाहजहां के द्वारा हुगली पर नियंत्रण कर पुर्तगालियों का वहां से खदेड़ दिया गया। तो शाहजहां ने 1632 में हिम्मत दिखाई और इन्होंने हुगली पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया और पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया। मतलब जहां जहां इन लोगों का व्यापार चल रहा था वहां से इन लोगों को धीरे धीरे अब निकलना पड़ा। और डचों ने पुर्तगालियों से जो है मलक्का को जीत लिया और खतरनाक हो गया। श्रीलंका पर डचों का अधिकार हो गया। तो डचों का अधिकार, तुर्कियों का अधिकार शाहजहां ने ले लिया, अंग्रेजों से लड़ लिए और इन सभी में इन लोगों का समय जो है वो लगातार गिरते चला गया। और उसके बाद पुर्तगालियों का जो है धीरे धीरे प्रभाव कम हो गया। 1661 में एक और घटना हुई और पुर्तगाली और ब्रिटेन के बीच जो है जो वैवाहिक संबंध बने, यानी कि जो बम्बई और अंग्रेजों को दहेज में मिला। अब जब एक पुर्तगाली और ब्रिटेन में जब संबंध बना, हालांकि इसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ कि वो विवाह किसके साथ हुआ था और कौन सा हुआ था, इस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा मैं। लेकिन 1661 में जो है जो ब्रिटेन और पुर्तगालियों के बीच संबंध स्थापित हुआ पहली बार, तो दहेज में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बम्बई को दहेज में दे दिया। अब जब दहेज में दिया तो हुआ ये कि हमारा जो है अंत में पुर्तगालियों के पास केवल गोवा, दमन द्वीप और दीव ही बच गए और उनका नियंत्रण जो है वो 1961 तक रहा। और ये इसकी तरह से पूरी की पूरी जो है यहाँ से खत्म हो चुकी, यानी कि इन लोगों का प्रभाव खत्म हो गया। जमीन चला गया, दहेज चला गया, तो भाई दहेज में मुंबई चला गया, तो धीरे धीरे इनका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पुर्तगालियों के पतन का एग्जैक्ट कारण सुन लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो पुर्तगालियों के भारत में जाने के कई प्रमुख कारण थे, जिसमें पहला विवाह नीति का संचालन, भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन देना। धार्मिक नीति, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कठोर नीतियों को अपनाया और 1560 में गोवा मिक्की में जो है वो धर्म न्यायालय की स्थापना कर दी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई धर्म न्यायालय की स्थापना पहली बार किसने करा था, तो पुर्तगाली ने करा था और 1660 में करा था। ये लोग ईसाई धर्म के लिए प्रचार करते थे यहाँ पर भारत में आकर के, और प्रतिस्पर्धा जो है डच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से संघर्ष करना पड़ गया इन लोगों को। दोषपूर्ण राजनीति, शासन और प्रशासन में बहुत सारी कमियां रह गई। लूटपाट और समुद्री नीति इन्होंने अपनाई। अब वो बहुत खतरनाक इन लोगों के लिए साबित हो गया। जब भी कोई जहाज दिखते थे तो ये लोग लूट लेते थे उसको, यानी कि धन की वृद्धि होती थी। और सबसे आखिरी कारण जो रहा वो ब्राज़ील की खोज करते ही पुर्तगालियों का ध्यान जो है वो भारत से हटकर ब्राज़ील को चला गया कि चलो भाई ब्राज़ील अच्छा जगह है, वहाँ पर चलते हैं। तो पतन के कारण जो है ये सब रहे हैं। और सिंपल बात है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो पहला जगह आपसे छूटेगा ही छूटेगा, ये कंफर्म है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी इन लोगों का पतन का मेन कारण। अब देखिए, अब यहाँ से पुर्तगालियों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी ने इन सब से सवाल पूछे हुए हैं, कई बार पूछे हुए हैं। ये कंटेंट बहुत ही सोची समझी लाई हुई है और कंटेंट आप अभी देख भी रहे होंगे, आप फील भी कर रहे होंगे भाई ढंग का कंटेंट है, कोई मजाक नहीं है यहाँ से। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो अपना शासन में रहे हैं वो 1505 से 1509 में रहे हैं और भारत के जो है वो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसने जो है वो शांति जल की नीति को अपनाया। अब शांति जल की नीति को क्या अपनाया, तो उससे हिंद महासागर पर जो है वो पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करना था। तो इसने सोचा कि भाई क्यों ना एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर जो है वो शांति से काम किया जाए। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने प्रमोट किया। अल्मीरा ने 1509 में उसने मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौसेना को पराजित कर हिंदू महासागर में अपनी स्थिति को जो है वो मजबूत कर लिया। इसके बाद अगला देखो, अब यहाँ से फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क हैं। फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क जो है वो 1509 से 1505 में रहे हैं और इसने भारत में पुर्तगाल शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जो है इन्हें माना जाता है। इसकी प्रमुख विजय क्या क्या रही है, तो 1510 में उसने गोवा की बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना और 1511 में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी जो है वो हारमुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ये दो इनके जो है विजय रहे हैं, प्रमुख विजय रहे हैं। भारत की शक्तियों का वास्तविक जो है ये संस्थापक, यानी भारत में पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल फ्रांसी डी अल्बुकर्क जो है उन्हीं को कहा जाता है। 1509 से 1515 तक इनका जो है वो शासन चला है। इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी करी और वो अल्बुकर्क जो है भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रोत्साहन किया।
के लिए प्रोत्साहित किया और सती प्रथा को जो है वो बंद करने का प्रयास किया, और पहला यूरोपीय अल्बुकर्क जो है उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया। देखिए, सती प्रथा को बंद करवाने का कारण क्या था? पुर्तगालियों के यहाँ जो है, यानी कि जो विधवाएं महिलाएं थी उन लोगों से विवाह करके, और जो उनसे जो जन्म लेंगे बच्चे वो एक पुर्तगाली कहे जाएंगे। और पुर्तगाली कहने का मतलब क्या होगा? इनका मेन फायदा होगा कि इनके फैक्ट्री में आएंगे और इनके फैक्ट्री में काम करके वहाँ पर एकाएक जनसंख्या बढ़ा करके और बिजनेस को बढ़ाना इनका मेन मकसद था। तो इसलिए ये पुर्तगाली जो है वो सती प्रथा का विरोध करते थे कि जो विधवाएं महिला हैं उनको जलाया नहीं जाना चाहिए। तो अगर पहली बार सती प्रथा का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो पुर्तगाली थे। राजा राम मोहन राय फिर भी बहुत बाद में आए थे, लेकिन इनका मकसद जो था वो अलग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अल्बुकर्क की मृत्यु जो है वो 1515 में गोवा में हुई, और वहीं उसका कब्र भी है, अल्बुकर्क का जो वहीं पर कब्र भी है। चलो तो आगे देख लो यहाँ से। नीनो द कुन्हा 1529 से 1538। अल्बुकर्क के बाद एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली नीनो था, और उसने 1530 में जो है वो पुर्तगाली प्रशासन की राजधानी कोचिन की जगह गोवा को बनाया। तो यानी कि जो है वो 1530 में जो है पुर्तगाली शासन ने राजधानी कोचिन से ट्रांसफ़र कर लिया और गोवा में ट्रांसफ़र कर लिया। अब कोचिन की जगह पे गोवा में गया तो इन्होंने 1534 में जो है वो वशीन, और 1535 में जो है दीव पर पुर्तगाली अधिकार स्थापित किया, और पुर्तगाली शासन के जो प्रभाव रहे हैं वो थोड़ा सा देख लो। पुर्तगाली के शासन के प्रभाव क्या कर रहे हैं ये देखो। अब पुर्तगाली के शासन का प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें कि पुर्तगाली शासन का प्रभाव भारत में क्या रहा है, तो गौर करिएगा। भारत में पुर्तगालियों के आने से कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। यूरोपीय कंपनियों को भारत प्रवेश का मार्ग मिला, और भारतीय उत्पादों का जो है यूरोप में प्रचार प्रसार हुआ, ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन वहाँ पर अलग ही नीति चल रहा था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ा। हमारे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ाया इन लोगों ने। तकनीकी जो है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया है, और पहली बार जो है प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी तो बंगाल में खोली गई थी, ध्यान रखना है। वास्तुकला जो है वो गाथित कला का विकास हुआ, जैसे चर्चा की बनावट। और कृषि में जो है वो पुर्तगालियों द्वारा भारत में जो कुछ फसलें लाई गई, जिसमें मक्का, आलू, तंबाकू और मूंगफली, ये सारे के सारे जो हैं वो टमाटर बेसी के अंदर में आते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो उधर पुर्तगालियों की तरफ से ही आया है। फल में भी कुछ लाए हैं, जैसे लीची लाए हैं, संतरा लाए हैं, काजू लाए हैं, और नए पौधे जैसे फसल में भारत में प्रवेश। व्यापार में मसालों का यूरोप अत्यधिक प्रचलित करना और समुद्री मार्ग की खोज करना। वास्को डी गामा पहली बार आया। अब जब यहाँ पर इतने सारे कुछ हो गए तो सब्जियां भी लाई, और इन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करा। वास्को डी गामा जब भारत से वापस लौटा तब उसके साथ मसाले ले गया, और उन्हें यूरोप से बेचकर 60 गुना तक का अधिक मुनाफा जो है किया, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो 60 गुना अधिक इसको प्रॉफिट हुआ, और उसी प्रॉफिट के चक्कर में जो है यहाँ सब कुछ यहाँ तक पहुँचा। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। यूरोपियन कंपनियों का जो है आगमन क्या क्या रहा है, पहले अंग्रेज प्लस डेनिश प्लस फ्रांसीसी, और इसके बारे में मैंने आपके सामने जो है ये PDF आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल जो है हमारे ही इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए और इस PDF को जो है वो आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट कराइए और बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज कराने से क्या होता है कि आपको जो है याद हो जाएगा चीज़ें, और अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नवालिस डी हाउटमैन भारत पहुंचने वाले प्रथम डच यात्री थे। तो ये ध्यान रखना है कि कर्नेलियस डी हाउटमैन जो है वो 1596 में भारत पहुंचने वाले पहले डच थे। अब यहाँ पर हमारा जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, क्योंकि यूरोपियन जो है वो पुर्तगाली जो है वो यहाँ से चले गए। मतलब पुर्तगाली चले नहीं गए, बल्कि उनका प्रभाव कम हुआ, और वहाँ से जो है हमने थोड़ा सा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में भाई साहब, तो यूरोपियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करोगे तो कर्नेलियस डी हाउटमैन 1596 में भारत पहुँचे होने वाले प्रथम यात्री थे, और 1606 में जो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई है। कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो है 21 वर्षों का अधिकार पत्र मिला है। उस वक्त इन लोगों को 21 वर्ष का मिला था, फिर बाद में एक्सटेंड कर दिया गया, बाद में फिर अनलिमिटेड कर दिया गया। यहाँ पर देखो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में, और अभी मैंने बताया था कि पहली फैक्ट्री हमारा कब स्टार्ट हुआ था, मतलब इसके अंदर में डचों के बारे में तो 1605 में एडमिरल वैन डेर हैग की स्थापना से मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई, और उन्होंने कालीकट जिसमें 1610 और 1616 में जो है वो चिन सुराह जो है ना, उन्होंने पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, और चिनचुराह जो 1653 में जो है प्रणाली 1627 तक पटना और अपनी फैक्ट्रियाँ जो है खोली गई। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो डच लोगों ने जो है वो मुख्य रूप से सूती कपड़े, रेशम, अफीम और नील का व्यापार जो है वो करते थे, और भारतीय कपड़ों को यूरोपियन बाजार में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो डचों को ही जाता है।
डच को अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के साथ व्यापार करने का संघर्ष करना पड़ा और 1559 में डचों और अंग्रेजों के बीच जो है दोबारा बंगाल का युद्ध हुआ, जिसमें डचों का पतन हो गया। तो डच का पतन किसने करा? अंग्रेज लोगों ने करा। यूरोपीय बाजार में सूती वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन जो है वो डोचेन ने किया था, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, और यहाँ से हमारा एक नया दिशा ले लिया, इसी इतिहास का नया मोड़ आ गया यहाँ पर। यानी 1599 में ब्रिटेन के व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना करी और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये याद रखना, कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसकी पूरा नाम है। और इसके जो है 15 वर्ष का व्यापारिक पत्र प्राप्त किया गया और इसी को बाद में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहा जाना शुरू कर दिया गया। 1660 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जो है वो जहाज से सूरत पहुंचा और वहाँ के जो राजगीर के, यानी कि 1605 में तो थे अकबर, मृत्यु हो गई 1607 की बात है ये। तो वहाँ पर कौन था? जहांगीर के दरबार में जब उपस्थित हुए तो उसे तुर्की और फारसी भाषा दोनों आता था, तो इसने उसको प्रीफर करा जो कि राजा को आता था। और जहांगीर ने 4 का मनपज और इंग्लिश खान की उपाधि यहीं पर ली, क्योंकि जहांगीर ने दी थी उपाधि, दी इसी को। और 1611 में हॉकिंस भारत लौट गया, तो हॉकिंस को जो है वो इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर दी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज होते हुए भी वो उनकी भाषा बोलता था, इसलिए जो है इन्होंने उनको एक खान की उपाधि दी। और 1611 में जो है वो हॉकिंस भारत से लौट गया और 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ, जिसमें थॉमस बिस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया, जिसके बाद जहांगीर ने फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1612 में जो है वो जिसमें थॉमस बिस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अभी मैंने बताया था कि अभी कुछ देर पहले ही कि वहाँ पर 1612 में स्वाले का युद्ध जो हुआ था, जहाँ पर पुर्तगाली जो है वो पराजित हो गए थे, तो पराजित कर दिया गया, जिसके बाद जहांगीर ने फैक्ट्री बनाने की क्या कर दी? अनुमति दे दी थी। 1613 में जहांगीर की अनुमति से सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई और प्रमुख केंद्र कुछ ये था, जिसमें अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी बस्तियां स्थापित की। पश्चिम में सूरत 1608 में अस्थायी रूप से कहाँ हुआ? ये 1613 में हुआ। देखना यहाँ पर जो है कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे 1608 में जो हुआ था वो अस्थायी रूप से हुआ था, 1613 में जो हुआ वो अस्थायी रूप से हुआ, और दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 हुआ, उत्तर में 1612 में हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई बालासोर और हरिहरपुर उड़ीसा जो है 1633 में हुआ था। यहाँ पर आप देख लो कुछ बातें हैं, जिसमें मुख्य बिंदुओं की अगर मैं बात करूँगा तो 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए और व्यापारिक कोठियों बनाने की अनुमति मांगी थी। तो 1605 में कौन थे भाई साहब? थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत आए और उन्हीं के जहांगीर के दरबार में आए और व्यापारिक कोठियों मांगने की जो है वो अनुमति मांगी, जिसे 3 जगह फैक्ट्री लगाने का अनुमति दिया गया। और वो 3 जगह जो है, पहला हमारा अहमदाबाद रहा है, दूसरा हमारा भरूच रहा है और तीसरा हमारा जो है वो आगरा रहा है। 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने 500 पैगोड के बदले जो है वो अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह से मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। कितना? 500 पगोड़े बदले। यहाँ पर गोलकुंडा ने बंदरगाहों से जो है वो मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इसे गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान भी माना जाता है। तो ये गोल्डन फरमान और सुनहरा फरमान किसकी बात करेगा? तो 1632 में जो है गोलकुंडा के शासक जो है 1500 पगड़ों के बदले ये सब काम कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर जो है 3 प्रेसिडेंसी को जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने पूरी पेशेंस के साथ देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, यहीं पर मिल जाएगा। तो इसको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखना है और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग प्रॉपर जो है वो बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। तो यहाँ तक इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।